हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम रिलेटिविस्टिक्स क्वांटम मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लीन जॉर्डन इक्वेशन के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में 10 या 12 मार्क्स के अंदर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जामिनर पूछ लेगा क्लीन जॉर्डन इक्वेशन क्या होती है और साथ में इसके जो सॉल्यूशन है वो पूछेगा। और इसके साथ में जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है या फिर जो चार्ज और करंट की जो डेंसिटी है उसकी इक्वेशन साथ में ये सब कंबाइन करके 10 या 12 मार्क्स के अंदर पूछता है, ठीक है। अब रिलेटिविस्टिक्स क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर ये अपना सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रिलेटिविस्टिक्स क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, जहां पे हमने ये जाना था कि रिलेटिविस्टिक्स क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, इसकी ज़रूरत अपने को क्यों पड़ी, और बेसिक नोटेशन के बारे में हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था। और जो बेसिक नोटेशन हम जो रिलेटिविस्टिक्स क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करेंगे, ठीक है, तो वो सब हमने वहाँ पे देखी थी। अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके पहले वाला लेक्चर देखिए, क्योंकि वहाँ पे जो बेसिक नोटेशन है वहाँ पे हमने उनके बारे में डिस्कस किया था। और उन बेसिक नोटेशन के बगैर आपको ये जो लेक्चर है वो समझ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप जाइए पहले और जो पहले वाला लेक्चर है रिलेटिविस्टिक्स क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन वो देख के आइए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जो रिलेटिविस्टिक्स क्वांटम मैकेनिक्स की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल अपने पास लाइट की स्पीड से अप्रोच करता है, मतलब कोई रिलेटिविस्टिक्स चार्ज पार्टिकल अपने पास जब होता है, तो रिलेटिविस्टिक्स केस के अंदर अपने पास जो एनर्जी और मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो रिलेशन होता है अपने पास ए इक्वल टू पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम नॉट स्क्वेयर और सी की पावर 4 अंडर द रूट, ठीक है। ये रिलेशन होता है अपने पास किसके बीच में, एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। अब जब हम बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम कुछ ऑपरेटर स्टडी करते हैं। ऑपरेटर वहाँ पे हम जो एनर्जी ऑपरेटर है, एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू निकालते हैं। एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, आयटा एच कट करली बाय करली टी, ये अपने पास एनर्जी ऑपरेटर होता है। जो ये जो मोमेंटम ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, ये होती है माइनस आयटा एच कट। और यहाँ पे 3 डायमेंशन का केस लेके चल रहे हैं तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा डेल, ठीक है। अब ये मैं मान के चलता हूँ को आपको एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर के बारे में पता होगा, क्योंकि बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं। अब तो आप रिलेटिविस्टिक्स क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी कर रहे हैं, तो आई होप आपको ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये पता हो। अगर नहीं पता है तो आप बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स के वहाँ पे लेक्चर देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये जो मोमेंटम ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और जो एनर्जी ऑपरेटर है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपने पास पी स्क्वायर है और यहाँ पे अपने पास पी है, तो इसको पी को पी स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आ जाएगा आयटा स्क्वायर एच कट और डेल स्क्वायर है और एच कट स्क्वायर है, ठीक है। और आयटा स्क्वायर की जो अपने पास वैल्यू होती है वो होती है -1, तो ये क्या आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ जाएगी अपने पास पी स्क्वायर की, ठीक है। अब इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर ए और ये बी, ठीक है। अब जो ए और बी है वो हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। तो 1 के अंदर जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ई की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास आयटा एच कट, ये आयटा एच कट यहाँ पे करली बाय करली टी इक्वल टू रूट के अंदर हम क्या रखेंगे माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर, और ये तो पी की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, और सी स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड हम साई से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जो साई है वो यहाँ पे फंक्शन होगा किसका, आर एंड टी का। स्पेस मतलब वो जो स्पेस पार्ट है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा और जो टाइम का कोऑर्डिनेट है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ पे साई आर एंड टी से बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा देंगे। आर स्पेस पार्ट को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे टी टाइम वाले पार्ट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास आयटा एच कट करली बाय करली टी और ये साई आर टी, ठीक है, इक्वल टू इस तरफ भी इसी टर्म से मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम। ये आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर और सी की पावर 4, ठीक है।
अब अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पे साई से मल्टीप्लाई और करवा देते हैं, ये आ जाएगा साई आर एंड टी। ठीक है, अब अगर मैं ये रूट वाली टर्म को थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो अगर मैं इसका यहाँ पे डेरिवेटिव करूं तो जो डेरिवेटिव की जो लार्ज टर्म आएंगी वो लोरेंज इनवेरिएंट नहीं होंगी। और जब तक ये इक्वेशन लोरेंज इनवेरिएंट नहीं होगी हम जो रिलेटिविस्टिक्स क्वांटम मैकेनिक्स है उसके अंदर हम इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोरेंज की जो कंडीशन है, जैसे ही हम रिलेटिविस्टिक्स केस के बारे में स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हम लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और ये वाली जो इक्वेशन आएगी वो लोरेंज इनवेरिएंट नहीं होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका यूज नहीं कर सकते। तो फिर अपने पास जो केजी साहब हैं, केजी साहब आते हैं और फिर बताते हैं जो ये वाली जो अपने पास एनर्जी की जो टर्म है इक्वेशन नंबर 1, इसका हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं और फिर हम इसका यूज करेंगे। अगर फिर हम यूज करेंगे तो ये जो इक्वेशन है वो लोरेंज इनवेरिएंट रहेगी या लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की जो इनवेरिएंट कंडीशन है उसको फॉलो करेगी। ठीक है, तो अब जो इक्वेशन नंबर 1 है इसका हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे और फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा अपने पास जो एनर्जी मोमेंटम रिलेशन है ये आ जाएगा ई स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम नॉट सी स्क्वेयर और सी की पावर 4। ठीक है, स्क्वेयर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, अपने पास जो एनर्जी ऑपरेटर और जो मोमेंटम ऑपरेटर है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू अपने पास इक्वेशन नंबर ए के अंदर दे रखी है, जो पी की वैल्यू वो अपने पास इक्वेशन नंबर बी के अंदर दे रखी है, और इन दोनों वैल्यू को कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू पुट करेंगे तो ई का स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा आयटा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है, आयटा एच कट कर ली बाई कर ली टी। अगर ई स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, आयटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर कर ली स्क्वायर बाय कर ली टी स्क्वायर। आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है, -1 होती है, तो यहाँ पे इनिशियली क्या आएगा अपने पास, माइनस एच कट स्क्वायर कर ली स्क्वायर बाय कर ली टी स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, और साथ में साई को भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास साई, और साई फिर से किसका फंक्शन होगा, साई आर और टी का ही फंक्शन होगा। और ये वाली जो टर्म है वो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी, सिर्फ रूट इसके ऊपर से हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर रखी है, तो ये आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर और सी की पावर 4। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1.1। ठीक है, अब आगे हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो लास्ट टाइम अपने पास ये इक्वेशन आ चुकी थी। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम, माइनस एच कट स्क्वायर और सी स्क्वायर से हम इस इक्वेशन को डिवाइड करवा देते हैं बोथ साइड। तो ये क्या जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, माइनस एच कट स्क्वायर से इसको भी डिवाइड करवा दिया, माइनस एच कट स्क्वायर और सी स्क्वायर से हमने इसको भी डिवाइड करवा दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच कट स्क्वायर से एच कट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ क्या बचेगा, ये बचेगा 1 बाय सी स्क्वायर करली स्क्वायर साई बाय करली टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इस एच कट स्क्वायर से ये एच कट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, और ये जो माइनस वाली जो टर्म है ये माइनस से माइनस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, ये बचेगा इक्वल टू डेल स्क्वायर, और यहाँ पे सी स्क्वायर से सी की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस और एम स्क्वायर और सी का स्क्वायर डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर। ये वाली टर्म अपने पास बच जाएगी और इनटू में साई वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमसे ये कंप्लीट पार्ट है इसको उठा के इक्वल टू की साइड से उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आ जाएगी अपने पास 1 बाय सी स्क्वायर करली स्क्वायर साई बाय करली टी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस डेल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये माइनस का था उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर एच कटे स्क्वायर। ठीक है, और साथ में ये जो साई है वो साई यहाँ पे चल ही रहा है, साई को पूरे में से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये साई को हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या होता है अपने पास, डी एलेम्बर्ट ऑपरेटर होता है। ठीक है, जिसको हमने बेसिक क्वांटम जो बेसिक इंट्रोडक्शन हमने जब पढ़ा था रिलेटिविस्टिक्स क्वांटम मैकेनिक्स का, तो वहाँ पे भी बताया था कि डी एलेम्बर्ट ऑपरेटर क्या होता है और ये लोरेंज इनवेरिएंट होता है। ये सब हमने प्रूव करके भी बता रखा है रिलेटिविस्टिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी है, डी एलेम्बर्ट ऑपरेटर की है, और डी एलेम्बर्ट ऑपरेटर को हम किसे लिखते हैं,
डबल डेल स्क्वायर से, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है इसको हमने किससे लिख दिया, डबल डेल स्क्वायर से यहाँ पे लिख दिया, और जो बाकी की जो बची हुई टर्म है उसको हम यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो बाकी की टर्म ये बची अपने पास एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर और एच कट स्क्वायर, ठीक है। और इनटू में ये अपने पास क्या है, यहाँ पे साई चल ही रहा है और इक्वल टू क्या है अपने पास 0 है। तो यहाँ पे हम बता देंगे जो डेल स्क्वायर की वैल्यू है, डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या है अपने पास, ये है 1/c² करली स्क्वायर बाय करली टी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर। ये अपने पास किसकी वैल्यू है, डी एलम्बर्ट ऑपरेटर की है। तो यहाँ पे लिख देंगे डी एलम्बर्ट ऑपरेटर, ठीक है। और ये जो डी एलम्बर्ट ऑपरेटर है ये क्या होता है, लोरेंज इनवेरिएंट होता है, ठीक है। दिस इज इनवेरिएंट अंडर लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ये लाइन हम यहाँ पे प्रॉपरली लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज इनवेरिएंट अंडर लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसको हमने जो अपने पास जो रिलेटिविस्टिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स जब हमने कवर की थी वहाँ पे हमने इसको ऑलरेडी प्रूव करके बता रखा है कि ये जो ऑपरेटर है वो लोरेंस इनवेरिएंट होता है, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अपने पास ये जो इक्वेशन आई है इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 हमने इसको बोल दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो अपने पास एच कट स्क्वायर और जो सी स्क्वायर है, अगर नेचुरल यूनिट की बात करूँ, इन नेचुरल यूनिट अपने पास जो ये सी स्क्वायर है, सी और जो एच कट है इसकी वैल्यू हम कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब ये जो 1 वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास डी एलम्बर्ट ऑपरेटर प्लस सी स्क्वायर 1 हो जाएगा, एच कट स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये क्या बचेगा एम स्क्वायर, एम नॉट स्क्वायर, और इक्वल टू क्या है अपने पास, इक्वल टू है अपने पास 0, ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेशन आई है, ये वाली इक्वेशन क्या है अपने पास, क्लीन जॉर्डन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन। अब अगर हम कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ केजी इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अपने पास जो डी एलम्बर्ट ऑपरेटर है, ठीक है, इसको अगर हम 4 डायमेंशन के अंदर लिखें तो बेसिक जो पहले वाला जो फर्स्ट लेक्चर उसमें हमने बता रखा है कि इस ऑपरेटर को हम 4 डायमेंशन में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे करली बाय करली एक्स म्यू और करली बाय करली एक्स, ये एक्स म्यू ऊपर आएगा, ठीक है। इस टाइप से हम इसको 4 डायमेंशन में लिखते हैं, या एक दूसरा तरीका भी है कि इसको 4 डायमेंशन में लिखने का, डेल स्क्वायर इक्वल टू करली म्यू और करली म्यू, ठीक है। इस टाइप से हम इसको 4 डायमेंशन में लिखेंगे। तो ये दोनों वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, इसकी जगह ये वाली जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगी अपने पास जो केजी इक्वेशन है, ये आ जाएगी करली म्यू प्लस एम नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी अपने पास क्या है, क्लीन जॉर्डन इक्वेशन है। और साथ में अपने पास यहाँ पे साई चल ही रहा है, ये आ जाएगा यहाँ पे साई, ठीक है। अब अगले सेक्शन के अंदर हम इसका जो सॉल्यूशन है उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो लास्ट टाइम हम ये वाली जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हम यहाँ पे निकाल चुके थे, ये अपने पास क्या थी, केजी इक्वेशन थी, ठीक है, क्लीन जॉर्डन इक्वेशन जो, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का प्लेन वेव सॉल्यूशन होगा अपने पास। प्लेन वेव सॉल्यूशन हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे साई का सॉल्यूशन हमने ले लिया। साई किसका फंक्शन है, यहाँ पे आर और टी का फंक्शन है, इक्वल टू हमने कोई भी एक कांस्टेंट लिया, यहाँ पे हमने अल्फा एक कांस्टेंट लिया, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल आयटा ई टी और माइनस आयटा पी एक्स और डिवाइड बाय एच कट, ठीक है। ये वाला इसका प्लेन वेव सॉल्यूशन हम यहाँ पे लेके चलेंगे। और जो हमने एनर्जी निकाली थी, एनर्जी क्या थी अपने पास, एनर्जी थी ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर और सी की पावर 4, ठीक है। अगर स्क्वायर को उठा के मुझ तरफ लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर और सी की पावर 4 अंडर द रूट और प्लस माइनस, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एनर्जी का केस देखूँ तो अपने पास 2 टाइप की एनर्जी यहाँ पे मिल रही है, एक पॉजिटिव एनर्जी सोल्यूशन मिल रहा है अपने को, दूसरा यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव एनर्जी सोल्यूशन किसी के लिए किसी और के लिए होगा, नेगेटिव एनर्जी सोल्यूशन यहाँ पे किसी और के लिए होगा। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव
एनर्जी सॉल्यूशन है वो अपने को किसी पार्टिकल के लिए मिलेगा और जो नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन है वो अपने को किसी एंटी पार्टिकल के लिए मिलेगा। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो वहाँ पे हम एक थ्योरी पढ़ेंगे जहाँ पे एक थ्योरी ये बताती है अपने को, अपने पास कोई भी पार्टिकल होता है उस पार्टिकल से रिलेटेड एक एंटी पार्टिकल भी होता है। ठीक है, तो केजी इक्वेशन इसका जो प्लस सॉल्यूशन है, प्लस एनर्जी का सॉल्यूशन है वो पार्टिकल के लिए होता है, जो नेगेटिव सॉल्यूशन होता है वो एंटी पार्टिकल के लिए होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन फॉर पार्टिकल, और जो नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन है वो किसके लिए रहेगा, एंटी पार्टिकल के लिए, एंटी पार्टिकल। ठीक, उसके बाद जो क्लीन जॉर्डन इक्वेशन है, अब क्वेश्चन ये आता है क्या क्लीन जॉर्डन हर टाइप के रिलेटिव स्टिक्स पार्टिकल का मोशन एक्सप्लेन करके बता सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। अब ये जो क्लीन जॉर्डन इक्वेशन है ये ओनली ऑन जो किसी पार्टिकल का जो स्पिन है वो जीरो है उसी को उसी का रिलेटिव स्टिक्स मोशन एक्सप्लेन करके बता सकती है, बाकी पार्टिकल का नहीं बता सकती, क्योंकि क्लीन जॉर्डन इक्वेशन के अंदर जो स्पिन का जो कंसेप्ट है वो तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास जो इलेक्ट्रॉन का अगर मैं रिलेटिव स्टिक्स मोशन क्लीन जॉर्डन इक्वेशन की हेल्प से एक्सप्लेन करके बताना चाहूँ तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है अपने पास 1/2 स्पिन होता है। ठीक है, और जो क्लीन जॉर्डन इक्वेशन है वो ओनली ऑन जीरो स्पिन के लिए है, और जीरो स्पिन अपने पास किसके लिए होती है, जीरो स्पिन होती है अपने पास बोसॉन के लिए। तो हम कहीं ना कहीं ये भी बोल सकते हैं कि जो क्लीन जॉर्डन इक्वेशन है ये बोसॉन पार्टिकल का रिलेटिव स्टिक्स बिहेवियर एक्सप्लेन करके बता सकती है। ठीक है, अगर मैं इसको फर्मियोन के ऊपर अप्लाई करना चाहूँ तो फर्मियोन के ऊपर मैं इसको अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सब आपको क्लीन जॉर्डन इक्वेशन के अंदर ऐड करना पड़ेगा, और इससे अगला जो अपना लेक्चर होगा उस अगले लेक्चर के अंदर हम जो चार्ज और करंट डेंसिटी की जो इक्वेशन है या फिर जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सब हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ केजी इक्वेशन और इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात की है। थैंक यू।